uh, due to my very busy schedule, I cannot arrange this session earlier, but sooner or later, I am providing you this opportunity to make it as productive as possible. I'm looking at the students who have joined the session and see that the 6 to 7 students still cannot join, and they show the lack of interest of the students uh, in this technical project, which have a huge weightage, and of course, I because it has a 25% weightage. And without spending more time, I will just introduce my PhD student, Bilawal, is here today, and he also completed his MS under my supervision. He is मेरी आवाज आ रही है? ये कह रहा है मेरी आवाज नहीं आ रही। सर गायब हुई थी, अभी आ रही है दोबारा। अच्छा, चले, शायद कोई सिग्नल इशू हुआ हो। तो Bilawal is today he is going to deliver you this technical session. He is very good student and doing PhD under my supervision, and I'm thankful that he spared time for you, and I am again asking you, please make best utilization of that time. This was your work, and as I told you that my previous students have already completed these tasks that were assigned to you, but still you are asking me again and again for some technical problems, and based on your requests, I arranged this last very important sessions for you. So I will hand over to Bilawal, and I will ask you that please do not ask the irrelevant questions, and just focus on your key queries. And I told him that he will talk about the two aspects. One is your queries are the problems related to the add-in, and the second aspect is database connection. Of add-in within your code. And if I am right, these were your major questions during our last session. So I hand over this session now to Bilawal. Thank you. Thank you, sir, for this opportunity, and Assalamu alaikum to everyone. On the request of Dr. Ghulam Rasool, I am here to provide you the guidance related to how to create add-in in Enterprise Architect. So, मैं यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। तो दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम यूजिंग गूगल मीट। तो अगर कोई इशू हो तो काइंडली मुझे बताइएगा कि सही हो रहा है या नहीं। ये इंटायर स्क्रीन मैंने शेयर कर दी। सेलेक्ट स्क्रीन। बिलावल जी सर, ये आपकी स्क्रीन नहीं आई, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सर आ गई अभी आ मैं वो जी सर, ठीक है सर, अभी आ गई है जी, अब शो हो रही है। तो सर स्क्रीन आ गई जी अब सारों को। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो काइंडली ये हमारे पास एक सिस्टम है और उस पर विंडो 8 इंस्टॉल्ड है। ठीक है, आपके पास
10 भी हो सकती है, 7 पे भी हो सकता है। तो ये जो गाइड है ये सारों पे एप्लीकेबल है। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास विजुअल स्टूडियो होना चाहिए। मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2012 इंस्टॉल्ड है। उसके बाद इंटरप्राइज आर्किटेक्ट होना चाहिए। मेरे पास यहाँ पे इंटरप्राइज आर्किटेक्ट का जो अल्टीमेट एडिशन है 9.0 वो इंस्टॉल्ड है। और उसके अलावा आपके पास एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। वो आप एक्सप्रेस एडिशन भी फ्री वाला यूज़ कर सकते हैं। और इसका 2012 वर्जन मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो ये चीज़ें प्री इंस्टॉल्ड आपके पास होनी चाहिए। इंटरप्राइज आर्किटेक्ट का जो एड इन मॉड्यूल हैं वो आप विजुअल स्टूडियो के अंदर बनाएंगे और एड इन आपको यहाँ पे शो होंगे, जैसे कि यहाँ पे सारों को नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने 2 एड इन ऑलरेडी यहाँ पे बना के दिखाए हैं। और एड इन जब आप कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो उसके बाद उनकी मेन्यू यहाँ पे उस प्रोजेक्ट की वो विजिबल हो जाती हैं। लाइक दिस इज़ ए वेरी सिंपल एड इन। ठीक है जी, इतना सारों को समझ लग गई है। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहला प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ कि एड इन क्रिएट कैसे करना है। तो मैं सारी चीज़ें बंद कर देता हूँ एक दफ़ा। यहाँ पे सबसे पहले आप विजुअल स्टूडियो को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट से चला लें। इसकी स्क्रीन के बाद यहाँ पे आपने जाना है फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट, और उसके बाद आपने यहाँ से C#, इसमें आगे आपने विंडोज़, उसके बाद यहाँ से प्रोजेक्ट आपने लेना है क्लास लाइब्रेरी। ठीक है जी, ये इतनी समझ आ गई। अब इसके बाद यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को कोई भी नाम दे दें। मैं इसको यही नाम रहने देता हूँ। ओके, आवाज़ नहीं आ रही मेरी सर? नहीं, अब है, ब्रेक हुई थी, अब आ रही है। ओके सर, मैं ये कह रहा था कि आप विजुअल स्टूडियो को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। और आप दोबारा से मैं वो रिपीट कर देता हूँ, किसी भी जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें विजुअल C# और उसमें विंडोज़ और उसमें क्लास लाइब्रेरी। क्लास लाइब्रेरी का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसको एज इट इज़ ही छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट बन गया जो कि एक क्लास लाइब्रेरी है। ठीक है, इस क्लास लाइब्रेरी को की कुछ सेटिंग्स हमने थोड़ी सी करनी है। और उसके बाद मेरे पास एक प्री बिल्ट इन क्लास टेम्पलेट है जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस सेशन के बाद। ये मैंने पहले भी प्रोवाइड की हुई है अपने MS के दौरान दोस्तों को, तो ये नेट से ही ली थी। इसको आप एज ए टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्लास लाइब्रेरी में आपने जाना है, ये जो सॉल्यूशन के नीचे प्रोजेक्ट होता है इसकी प्रॉपर्टीज़ में। क्लास लाइब्रेरी बनने के बाद सॉल्यूशन के नीचे प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट साइड पे देखें, जैसे कि एप्लीकेशन लिखा आ रहा है, इसमें आपने यहाँ पे देखना है, ये है असेंबली इंफॉर्मेशन। ठीक है, असेंबली इंफॉर्मेशन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ये जो टिक मार्क है मेक असेंबली कॉम विजिबल, इसको आपने ओके कर देना। ठीक है जी, इसको क्या, अभी आवाज़ आ रही है ना सर मेरी? कोई इशू तो नहीं? हेलो? हाँ नहीं, ठीक है बिलावल।
ओके सर, तो ये हमारे पास जो है वो पहली सेटिंग, मेक असेंबली कॉम विजिबल फ्रॉम प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज to the application menu, and then you should select the make COM visible. After that, you go to the build, and then you select register for COM and drop. ठीक है जी, ये दो चीजें करके इसको आप सेव ऑल कर देंगे, एंड देन यू शुड क्लोज दिस मेन्यू। एक दफ़ा फॉर सेफ्टी पर्पस आप इसको, ये डिबग पे पहले आपने मेन्यू सेट किए हैं, आप इसको रिलीज पे रख के भी यही सेटिंग्स दोहरा लें और वेरीफाई कर लें कि क्या ये सेटिंग्स रिलीज पे भी मौजूद है। ये हमारे पास रिलीज की ऑप्शन में अनटिक था, तो इसको भी हमने टिक कर लिया और सेव आ, इनको हम क्लोज कर देते हैं। अब ये हमारे मेरे पास एक गाइड मैंने क्रिएट किया, ये टेम्पलेट क्लास है, ठीक है। इस क्लास को आपने सारी को एज इट इज ही कॉपी कर लेना है, और ये जो क्लास टेम्पलेट वाली मौजूद है उसको इसकी जगह पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। मैंने इस क्लास की थोड़ी सी कॉपी करके रखी हुई है, तो मैं वहाँ से ये पेस्ट कर दूंगा दोबारा से। एक मिनट, ये मेरे पास ऑलरेडी मौजूद क्लास है, तो मैं इसको जो है वो कॉपी कर लेता हूँ सारी को। ये मैंने यहाँ पे क्लास को पेस्ट कर दिया है। बिलावल थोड़ा सा स्क्रीन का साइज बड़ा करें ना। हाँ जी सर, ये मैं गाइड प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें ये क्लास लाइब्रेरी मौजूद है, तो ये क्लास आपने यहाँ पे पेस्ट कर लेनी है, ठीक है। इतना सर ठीक हो गया यहाँ तक? जी ठीक। अब सर नेक्स्ट ये होना है कि आप जैसे कि देख रहे हैं ये कुछ रेफरेंस मिस हैं, यहाँ पे ईए का रेफरेंस मिस है, और उसके अलावा कुछ विंडोज़ के 2 रेफरेंस डालने हैं आपने। तो राइट साइड पे सॉल्यूशन में प्रोजेक्ट के अंदर रेफरेंस की मेन्यू में आपने जाके करने हैं ऐड रेफरेंस, ठीक है जी। ऐड रेफरेंस में आपने सबसे पहले जाना है ब्राउज में, और ब्राउज में जाके आपने जाना है सी, आपने देखना है यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स। अगर किसी का 64 बिट है तो आपने देख लेना है कि स्पार्क्स सिस्टम जो है वो किस में इंस्टॉल्ड हुआ है आपका। स्पार्क सिस्टम इंटरप्राइज आर्किटेक्ट मेरा x86 में इंस्टॉल्ड है प्रोग्राम फाइल में, तो उस फोल्डर में जाके ईए के फोल्डर में यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है introp.ea.dll। ये पहला रेफरेंस आप ऐड करेंगे, यहाँ से ये टिक हो जाएगा, और इसको जब आप ओके करेंगे तो यहाँ पे ये इंट्रॉप का रेफरेंस ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे वो जो बाकी एरर्स हैं वो रिमूव हो गए हैं। अब एरर रह गए हैं हमारे पास मैसेज बॉक्स का, तो चूँकि ये DLL है तो इसके अंदर एक और हमें रेफरेंस ऐड करना है, और वो रेफरेंस है हमारे पास असम्बलीज के अंदर विंडोज system.windows.form, ठीक है। ये हमारे पास रेफरेंस ऐड हो गया। जब ये रेफरेंस ऐड हो जाएगा तो आपने यहाँ पे आपने क्या ऐड कर लेना है, एक यूजिंग डायरेक्टरी,
using system.windows.forms। तो ये हमारे पास अब एडन तकरीबन उसकी सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसको आपने बिल्ड कर लेना है। क्लास लाइब्रेरी है, ये रन नहीं होगी, ये बिल्ड होगी। यहाँ पे हमारे पास ये क्लास लाइब्रेरी बिल्ड हो गई है, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर द सेक ऑफ इसकी जो है वो एडिन का नेम चेंज कर लेते हैं। इसको हम चेंज करके इसको क्लीन सोल्यूशन और इसको रीबिल्ड सोल्यूशन। ये रीबिल्ड सक्सेसफुल हो गया। अब इसको हम नीचे कर लेते हैं सारे को, और यहाँ पे हम जाते हैं स्टार्ट मेन्यू में। स्टार्ट मेन्यू में आपने रजिस्ट्री एडिटर रेज एडिट, ये हमारे पास रजिस्ट्री एडिटर है, इसको आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है, एडमिनिस्ट्रेटर राइट के साथ। इसको आप रन करें। रन करने के बाद आपने कहाँ पे जाना है, माई कंप्यूटर के नीचे होगा एच की करंट यूज़र, इसमें आप जाएं सॉफ्टवेयर्स, एच की करंट यूज़र, इसके अंदर सॉफ्टवेयर की को आपने एक्सपेंड कर लेना है, और उसके नीचे आपको मिलेगा स्पार्क सिस्टम। जब स्पार्क सिस्टम आप पहली दफ़ा इंस्टॉल किए होंगे तो आपके पास ये जो फोल्डर है ये आपको नज़र नहीं आएगा पहली दफ़ा जब आप करेंगे। तो आपने इसके ऊपर जाके यहाँ पे न्यू की ये सिलेक्ट करना है, और उस की का नाम आपने एग्जैक्टली ये रख लेना है, इसी कैप्स में, इन्हीं स्पेल्स में, ई का ई बड़ा, ए डबल ए बड़ा, और आगे डी छोटा, और एडिन्स, ठीक है जी। ये करने के बाद इसको आपने राइट क्लिक करना है। जब ये फोल्डर बन जाए तो इसको आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपने इस फोल्डर के अंदर की बनानी है अगेन दोबारा से, जैसे कि ये मैं बना रहा हूँ। इस की का नाम आपने रखना है जो आपके प्रोजेक्ट की नेम स्पेस का नाम है, ठीक है। ये वाला नाम एक क्लास का नाम है, एक नेम स्पेस का नाम है। तो ये हमारे पास आ जाएगी। यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको रीनेम करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, क्लास लाइब्रेरी और ये मैंने रख लिया। अब ये जब बन गया तो इसके अंदर हमने दोबारा से की बनानी है जो कि ऑलरेडी बनी हुई है, अगर ये ना हो तो आपने बना देनी है। इसको ये जो वैल्यू है ये क्लास लाइब्रेरी 4 की, इसको आपने डबल क्लिक करना है, ये डिफ़ॉल्ट वाली को, और इसके अंदर आपने क्या करना है, इस तरीके से अपनी वैल्यू को रजिस्टर करना है। सबसे पहले नेम स्पेस का नाम और उसके बाद क्लास का नाम, ये आपकी क्लास है, ठीक है। ये डॉट लगा के क्लास, तो क्लास लाइब्रेरी 4 ये मेरे प्रोजेक्ट की नेम स्पेस का नाम, डॉट क्लास 1 ये इस क्लास का नाम जो हमने यहाँ पे रखा है, ये आप कोई भी रख सकते हैं। इसको आपने ओके करना है। जब ओके कर लिया, यहाँ से वेरीफाई कर लें ये एग्जैक्टली यहाँ पे नज़र आ रहा है इसका डाटा। इसको आप सेव करके रिफ़्रेश कर लें, ये रिफ़्रेश हो गया। अब आप इसको करके बेशक विजुअल स्टूडियो को चलते रहने दें, या बेहतर है कि इसे बंद कर लें, तो रिफ़्रेश कर लें, और अब आप चलाएं इंटरप्राइज आर्किटेक्ट जो कि यहाँ पे मौजूद है। तो इसको आप जब रन करेंगे तो होपफुली आपका एडिन जो है वो आ जाएगा। ये देखिए, ये आपका एडिन बन के इस मेन्यू के अंदर आ गया।
ये मेन्यूज जो हैं ये डिसेबल्ड हैं इस वजह से कि कोने मैंने कोई प्रोजेक्ट ओपन नहीं किया हुआ। ये प्रोजेक्ट जैसे ही मैं ओपन करूँगा अब इस मेन्यू के साथ मैं इंटरेक्शन कर सकता हूँ। ये सिंपल एक फंक्शनैलिटी के तौर पे यहाँ पे मौजूद है। आप किस तरीके से मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कर सकते हैं, फॉर्म डिस्प्ले कर सकते हैं, इवेंट रिस्पॉन्स कर सकते हैं और मेन्यू को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। लाइक पहले मेन्यू ऊपर वाली डिसेबल्ड नहीं थी, नीचे वाली डिसेबल थी, उसको क्लिक किया तो ये जस्ट एक फंक्शनैलिटी है। ये आप क्लास को अगर आप एग्जामाइन करेंगे, इफ़ यू हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग, especially programming in C sharp, then you can easily grasp the concept how you can manipulate these menu using this provided template class. So ये हमारे पास जो है वो एक था जो कि मैं एड इन क्रिएट करने के लिए स्पेसिफिक स्टेप्स थे जो मैंने आपको बता दिए। सर अगर इसके अंदर कोई इशू है तो बिलावल एक मिनट। स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा पूछ रहा हूं कि ये एड इन इन्होंने बना के डिमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया है, तो अगले पार्ट पे जाने से पहले अगर यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था एक। जी जी करें। अच्छा सर, यहाँ तक जो था वो ऑलरेडी जो था वो जो जैसा सर ने बताया हमें वो आई डोंट नो बाकी होगा कितना, लेकिन हमारे ग्रुप ने ऑलरेडी यहाँ तक जो था वो हमने कर लिया था। जो इससे आगे का मे भी शायद वो आगे आ रहा हो कि बेसिकली आपने कहा था कि एड इन के थ्रू आपने क्यूरीज को रन करना है। वो करेंगे वो करते हैं फवाद। अभी यहाँ तक जिन्होंने नहीं किया वो सवाल करें, अगला पार्ट वो है, अभी वो ही करके दिखाएंगे। चलें ठीक है ठीक है। जी सर, यहाँ तक कर लिया होगा, यहाँ तक इशू नहीं है। आगे उसके साथ उसकी यहाँ तक सारे कर चुके हैं स्टूडेंट्स, यहाँ तक सारे कर चुके हैं। जी सर, यहाँ तक कर लिया है। चले गुड जी गुड। चलें बिलावल, इसको आगे आपने जो है ना वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन और एक क्यूरी लगा के रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करके इन्हें दिखा दें। मैं इनको करके दिखा देता हूँ और मैं इनको बता भी देता हूँ। सबसे पहले मैं इनको सिंपल में बता देता हूँ कि दो तरह से कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कनेक्शन कैसे होना है। आपकी जो फाइल है प्रोजेक्ट की, ये जो फाइल है मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपकी ईए की कुछ फाइल्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे रखी हैं, ये प्रोजेक्ट की हैं। ये बेसिकली एक एक्सेस की डेटाबेस फाइल है। इसकी एक्सटेंशन अगर आप .mdf में चेंज कर देंगे तो ये एक्सेस की डेटाबेस है। तो आसान सा तरीका है कि आप ईए के अंदर जाके ये जो इवेंट रिस्पॉन्स हो रहे हैं जिस मेन्यू के अंदर, ठीक है, ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ विजुअल स्टूडियो में। ये हमारे पास जो अभी क्लास लाइब्रेरी बनी है, ये क्लास लाइब्रेरी 4 है। इसके अंदर हमारे पास जो मैसेज बॉक्स आ रहे हैं ये आपके दो मेथड है, ठीक है। इन मेथड के अंदर आप एक न्यू फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, लाइक इस तरीके से। ठीक है, अब ये जस्ट एज ए आपको इंतहाई बेसिक लेवल में मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, बाकी मैं आपको आगे प्रोजेक्ट अपना खोल के दिखा दूंगा कि उसमें कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस फॉर्म को, ठीक है, शो कर लें। जब ये फॉर्म आपका शो हो जाएगा, ठीक है, तो उस फॉर्म से आगे आप फर्दर अब जितनी भी इवेंट हैंडलिंग और कोड है वो कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐड करके, ठीक है, न्यू आइटम या न्यू विंडो फॉर्म, ठीक है, ये फॉर्म का कोई नाम रख लें,
माई फॉर्म, ठीक है। और इस फॉर्म को भी आप शो करवा सकते हैं वाया एड इन, ठीक हो गया। तो ये मैं एक एग्जांपल फॉर्म आपको शो करवा देता हूँ। ये जैसे ही आप इसको चलाएंगे, ये बेसिकली ये जब चल रहा है तो आप उसको दोबारा से विजुअल स्टूडियो में रन नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो क्लास लाइब्रेरी लोड है, तो इसको बंद करना पड़ेगा। ये मैंने इसे बंद कर दिया। इसको मैंने दोबारा से बिल्ड करना है। ऐसे ही ये रिलीज होगी क्लास लाइब्रेरी, तो इसको रीबिल्ड में कर देता हूँ। ये बेसिकली सर आई थिंक आपका विजुअल स्टूडियो एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चल रहा। शायद तो ये बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, ठीक है जी। बिलावल, और जी सर, ये तो थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, थोड़ा सा इनको रिपीट कर दें। ये जो एक दो बातें हुई है ना, अभी जी। दरमियान में ना वॉइस चली गई थी। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि आप के पास जब एड इन आ जाता है तो आपके पास एक मेन्यू क्या एक्सेस आ जाता है ईए के अंदर। अब ईए के अंदर वो मैसेज बॉक्स जब शो होते हैं तो वहां से आप विंडोज का कोई भी फॉर्म बना के अपनी जो क्लास लाइब्रेरी है उसको यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। और फार्म का आपको पता ही है कि फार्म के अंदर फिर आगे आप इवेंट्स और बटन और सारे के सारे कनेक्शन कोई भी बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ईए के मेन्यू से फार्म को आगे शो करवाना। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल कोड की लाइन लिख के दिखाई है कि विंडो डॉट फॉर्म का एक मैंने बना लिया और उसको मैं फार्म को शो करवाने की ट्राई करता हूँ। अगर इसमें कोई इशू होगा तो वो हमें पता चल जाएगा। तो ये मैंने रीबिल्ड कर लिया है और ये हमारे पास ये आ गया है। तो ये जैसे ही ओपन होगा इसमें हम देख लेते हैं। इस प्रोजेक्ट को ओपन करना पड़ेगा और यहाँ से हमें ये हमने देखना पड़ेगा। ये देखें, ये फॉर्म आ गया, ठीक है। अब ये फॉर्म का मतलब ये है कि आपके पास पूरे के पूरे एपीआई का एक्सेस आ गया। अब इसकी बैकग्राउंड पे आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइक ये फॉर्म है तो इसको यहाँ से आप बटन ऐड कर सकते हैं इस साइड से। यहाँ से आपको आइडिया हो गई, ये बटन है हमारे पास। तो इस बटन के अंदर आप इवेंट हैंडलर डाल सकते हैं। इवेंट हैंडलर में आगे आप जो है वो डेटाबेस कनेक्शन का कोड डाल सकते हैं। ये एक आसान तरीन तरीका है, ठीक है। जिससे और आपने एपीआई कौन से यूज करने हैं, आपने एपीआई नेट से देख लें ओनली डीबी के कनेक्शन कैसे जो है ना इम्प्लीमेंट किए जाते हैं विद जो है एक्सेस की डेटाबेस। अब मैंने कैसे किया है ये मैं आपको दिखाता हूं, जो कि आसान है, जिससे आपकी डिबगिंग आसान होगी, जिससे डिबगिंग के लिए आपको इश्यू नहीं होगा। इस तरीके से आपको हर दफ़ा लाइब्रेरी जो है वो बिल्ड करनी पड़ेगी और डिबग भी आपको सेपरेटली करना पड़ेगा क्योंकि वो बार बार ईए के एड इन के अंदर से जाके चेक होगा, ठीक है जी। तो मैंने किस तरह से किया है, मैंने सबसे पहले ईए के एड इन बनाने के बाद जो काम मैंने किया तो मैंने एक सेपरेट एप्लीकेशन बना ली। उसको बाद में फिर एड इन के अंदर आप लिंक कर लें। जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसको उस एप्लीकेशन को बाद में इस क्लास लाइब्रेरी में जिस तरह से मैंने ये फॉर्म लिंक किया है उस प्रोजेक्ट का जो मेन फॉर्म होगा यहाँ पे ऐड करके वो आप लिंक कर लें। अच्छा, ईए के अंदर आप कोई भी प्रोजेक्ट लेके उसे रिवर्स इंजीनियर कर लें। मैंने एक प्रोजेक्ट लेके रिवर्स इंजीनियर किया हुआ है। ये एक है जावा डिजाइनर, ठीक है। इसका सोर्स कोड है, ये जावा में लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है इस नाम से।
ऐड इन, ठीक है। अब आपने विजुअल स्टूडियो को बंद कर दें सेव करके, और आप यहाँ से इसको ओके कर लें। एसक्यूएल सर्वर का मैनेजमेंट स्टूडियो जब चल जाएगा तो इसमें डेटाबेस के ऑप्शन में जाके न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लें। डेटाबेस को आप कोई भी नाम दे दें, ठीक है। नाम देने के बाद आपने डेटाबेस के जो रूट ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके अंदर आपने जाना है टास्क, इसके अंदर आगे आपने जाना है इंपोर्ट डाटा। दोबारा से देख लें, डेटाबेस क्रिएट करनी है, नाम देना है, और रूट ऑब्जेक्ट पे जाके टास्क इंपोर्ट डाटा, इंपोर्ट का विजिट आ जाएगा, नेक्स्ट करना है। इसमें सोर्स आपने सिलेक्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जेट डेटाबेस इंजन, क्योंकि एक्सेस की फाइल है तो इसको हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं। जब ये आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी। ये मैं आपको बता दूं, ये आसानी के लिए इसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। इसको आप इंपोर्ट करें और यहाँ से आप चले जाएं जहाँ पे आपका वो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। डॉक्यूमेंट्स में हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, इस वजह से ये .mdb एक्सटेंशन को ले रहा है। यहाँ से हम ऑल फाइल्स ले लेते हैं, ये हमारे पास अवेलेबल हो गया प्रोजेक्ट। अब इनमें से किसी प्रोजेक्ट को लेके हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये मैंने ओपन किया, ये यहाँ पे आ गया, इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ, आगे मैं नेक्स्ट करता हूँ, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन नेक्स्ट। ये देखिए ये सारे टेबल उसने उसके अंदर से निकाल के ले आया। वो कह रहा है कि क्या ये सारे के सारे टेबल्स आपको चाहिए? मैं कहता हूँ जी बिल्कुल चाहिए। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ और ये यहाँ से सारे के सारे टेबल मुझे सिलेक्ट करने हैं। ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन में क्रिएट हो जाएंगे। इसको आप नेक्स्ट करें और इसको आप रन इमीडिएटली और देन फिनिश। ये थोड़ा सा टाइम लेगा एसक्यूएल सर्वर, और उसके बाद ये सारे के सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आई कोई बात तो काइंडली आप मुझसे पूछ लें। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आवाज सर। आ रही है। किसी को है कोई क्वेश्चन? स्टूडेंट्स तो पूछें। अच्छा सर, ये जो आपने फाइल इंपोर्ट की है, जी ये वो ये हो चीज़ रही है है। कि लाइक फॉर एग्जांपल मैंने जो अपना सोर्स कोड रिवर्स किया है और उसकी जो फाइल बेसिकली बनाई है इंटरप्राइज आर्किटेक्ट में, उस चीज़ को बेसिकली इंपोर्ट करना है। मतलब इसका बिल्कुल। विजुअल स्टूडियो से ऐसा कोई नहीं इस फाइल का लेना देना ना? हाँ, इसका फिल वक्त विजुअल स्टूडियो से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको आगे वो दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे लेना देना होगा। ठीक है। अब आपको मेरी बात की समझ आ गई? जी सर मैंने ना ये एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो है ये इंस्टॉल किया था, लेकिन वो जब मैंने इसको इंस्टॉल करने के बाद रन करने की कोशिश की तो वो बार बार एक ही एरर दे रहा था। तो वो कह रहा था कि बार बार इनके कोई आपकी फ़ाइल मिसिंग है, आप उसको करें। और मैंने यूट्यूब पे भी वो चीज़ सर्च की थी, लेकिन वो यूजुअली कह रहे हैं कि हर मतलब जब भी आप ये रन करेंगे अपना ये एसक्यूएल तो आपको आएगी, लेकिन वो एरर मुझे रिमूव नहीं करना आ रहा था। यहाँ हो तो ही नहीं रही थी। मैंने एरर सारे मुझे बता, उस एरर को बताएं कि वो क्या है। अदरवाइज इसकी आसान हल ये है कि आप टोरेंट से इंटरप्राइज अल्टीमेट एडिशन एसक्यूएल सर्वर 2012 अल्टीमेट एडिशन डाउनलोड कर लें फुल, और उससे आप डेटाबेस की सारी ऑप्शन टिक करके उसको इंस्टॉल कर लें। उससे टाइम लगेगा 2-3 घंटे, तो वो आपका फुल एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। नॉर्मली वो ऐसा इस वजह से हो रहा होता है कि आपको लिमिटेड वर्जन आपने डाउनलोड कर ली है, तो उसके लिए फिर वो फाइलें वगैरह अवेलेबल नहीं होती। डेट्स तो ये फाइल आपकी जो है इंपोर्ट हो चुकी है हमारे पास, और ये हमारे पास जो डीबी है माई टेस्ट डीबी, इसके अंदर वो सारा स्ट्रक्चर उसी प्रोजेक्ट का आ गया है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास सारे के सारे वही टेबल हैं जो आपके ईए के अंदर बने होते हैं। रिमेंबर ये जो फाइल है ये एक्सेस की फाइल है। या तो आप एक्सेस 2003 वर्जन कर लें, क्योंकि मेरे पास विंडो अपडेटेड है, तो मैंने फिर इस आपको परफॉर्मेंस बेटर के लिए, बेटर परफॉर्मेंस लेने के लिए उसको एक बेटर वे दिखा दी है कि आप बजाय इसको एक्सेस में ओपन करें,
आप उसको एसक्यूएल सर्वर में इंपोर्ट कर लें। ठीक है, अगर आप एक्सेस में भी चलाना चाहेंगे, डायरेक्ट फाइल को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो उसको ट्रेड करें एज ए OLEDB कनेक्शन। ठीक है, अगर कोई प्रोग्रामर है तो उसको आइडिया हो गया होगा कि OLEDB कनेक्शन जो है वो किसी भी डेटाबेस फाइल के साथ कनेक्ट करवा देता है। इसके लिए मैं एसक्यूएल सर्वर का एसक्यूएल कनेक्शन जो है वो यूज़ करूँगा इसको कनेक्ट करने के लिए। तो ये हमारे पास हो गया, डेटाबेस इंपोर्ट हो गई इसके अंदर सारी की सारी। अब फर्दर आपको जो है वो मैं अपनी एप्लीकेशन खोल के दिखा देता हूँ कि एसक्यूएल का कनेक्शन कैसे बनता है और वो कैसे चलता है। ये मेरे पास अपना मेरा जो है वो प्रोजेक्ट है J2PD। ये हमारा जावा का सुपर पार्सर था JPDSP, तो हमने मैंने अपने ड्यूरिंग दी MS के बनाया। अब इसके अंदर मेरे पास एक डेटाबेस एक्सेस लेयर है जो मैंने जो है क्रिएट की हुई है, एसक्यूएल सर्वर डेटा एक्सेस लेयर। इसके अंदर मैं आपको कोड दिखा देता हूँ कि आप कनेक्शन कैसे करते हैं। तो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ये एसक्यूएल सर्वर की डेटा एक्सेस लेयर है, आप इसको किसी भी जगह पे इस कोड को रख सकते हैं। मैंने इसको 3 टियर के थ्रू के जरिए बनाया हुआ है। तो ये मेरा एक फंक्शन है गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। सबसे पहले आपको चाहिए कनेक्शन स्ट्रिंग डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। कनेक्शन स्ट्रिंग एसक्यूएल सर्वर का प्रिपेयर कैसे करते हैं उसके लिए ये टेम्पलेट बेशक आप मुझसे ले लें, या आप इंटरनेट से आपको रेडिली अवेलेबल बड़ी सारी गाइडेंस भी मिल जाएगी और नेट पे सारी की सारी कोड भी मौजूद हैं और बड़ा वास्टली जस्ट पुट करेंगे हाउ टू क्रिएट कनेक्शन स्ट्रिंग फॉर एसक्यूएल सर्वर तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप ये टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग में एक पैरामीटर होता है डाटा सोर्स का, ये आपके कंप्यूटर का नाम होता है। मेरे कंप्यूटर का नाम जो है वो है IT। ये जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है इसका नाम आपको यहाँ से माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज के अंदर, अगर किसी को अपने कंप्यूटर का नाम नहीं पता चल रहा तो यहाँ पे फुल कंप्यूटर नेम आपको नज़र आ रहा होता है। और ये आपको जब एसक्यूएल सर्वर आप कनेक्ट करते हैं तो फिर भी आपको यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा होता है। तो आपका जो पहला पैरामीटर है एसक्यूएल कनेक्शन के लिए डाटा सोर्स वो होगा आपके कंप्यूटर का नेम। उसके बाद होता है इनिशियल कैटलॉग, ये दूसरा पैरामीटर है। इसमें आप अपनी डेटाबेस का नाम देते हैं। हमारे इन केस में ये डेटाबेस का नाम है डेटाबेसेस, ये MyDB। ठीक है, MyTestDB। इसको मैं यहाँ से लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा कनेक्शन इसके साथ एस्टेब्लिश होने के लिए ये 2 पैरामीटर काफ़ी हैं। तीसरा पैरामीटर है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू। ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, इसको एज इट इज ही आप लगा देंगे। ये हो गया कनेक्शन स्ट्रिंग। अब फर्दर मेरे पास जो कनेक्शन को कॉल करते हैं वो मुख्तलिफ फंक्शन है। मैं आपको एक सिंपल कनेक्शन ओपन करने का एक मेथड दिखा देता हूँ। ये मैंने एक मेथड बनाया हुआ है नॉर्मल जो एसक्यूएल सर्वर का कनेक्शन स्ट्रिंग लेता है, ठीक है, और क्यूरी लेता है। ये हमारे पास इस फंक्शन को कोई भी क्यूरी दी जाएगी, ये सबसे पहले डाटा सेट क्रिएट करेगा फंक्शन ये। उसके बाद एक डाटा टेबल हम बनाते हैं सादा सा, ये आपको कोड नेट से भी मिल सकता है, मुझसे भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कनेक्शन ओपन कर रहे हैं, कनेक्शन एसक्यूएल सर्वर के साथ कैसे ओपन कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एसक्यूएल सर्वर नेम स्पेस से कौन का, ठीक है, उसके अंदर वो इनिशियलाइज करके आप इनिशियल रेफरेंस लेके आ रहे हैं। उसके बाद जो कनेक्शन एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, उसकी प्रॉपर्टी है कनेक्शन स्ट्रिंग। उसके अंदर बेसिकली हम इस फंक्शन की मदद से, ये जो पहले मैंने दिखाया था गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, बेसिकली वो सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग ही वापस भेज रहा है, उसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसको आप किसी और जगह पे सेटिंग्स में भी रख सकते हैं। अगर आप दूसरी बना रहे हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन
अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे रख सकते हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे पास इनिशियलाइज हो गया, कनेक्शन ओपन करना है अब हमने, और उसके बाद हमारे पास ये जो डाटा सेट है इसके अंदर हम न्यू डाटा सेट रख लेते हैं ताकि वो अपनी प्रॉपर वैल्यूज के ऊपर आ जाए, इनिशियलाइज हो जाए। ये एक डाटा अडाप्टर का ऑब्जेक्ट है जो हमें क्रिएट करना होता है जब हम एसक्यूएल सर्वर एसक्यूएल डाटा को क्यूरी करके सबसे पहले इनिशियल फॉर्मेट में लेके आते हैं। तो इसको हम क्यूरी देते हैं और कनेक्शन देते हैं। याद रखें कि कनेक्शन स्ट्रिंग ऑलरेडी असाइन होना चाहिए इस प्रॉपर्टी को, अदरवाइज ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। उसके बाद ये जो अडाप्टर है ये बेसिकली डाटा सेट लेता है एज ए पैरामीटर, और इसका जो फिल मेथड है ये डाटा सेट के अंदर के ऊपर जो क्यूरी यहाँ पे हमने दी होती है उसको एग्जीक्यूट करके डाटा सेट को बाय रेफरेंस ले रहा होता है, तो ये उसके अंदर वैल्यू रख देता है। अब जो डाटा सेट है ये बेसिकली एसक्यूएल की क्यूरीज का कॉमुलेटिव रिजल्ट देता है वापस। एसक्यूएल क्यूरी के रिजल्ट में एक टेबल, दो टेबल, तीन टेबल, चार टेबल भी आ सकते हैं। तो डाटा सेट के अंदर मल्टीपल टेबल हो सकते हैं। तो यूजुअली हम सिंगुलर क्यूरी कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें पहला टेबल चाहिए होता है। तो ये हम डाटा सेट के ऑब्जेक्ट के अंदर जो टेबल की अरे है उसके पहले एलिमेंट से, 0th एलिमेंट मीन पहला एलिमेंट, उसको लेके डाटा टेबल के ऑब्जेक्ट के अंदर हम डाल रहे हैं। अब जो डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट है ये एक आप समझ लें कि वेक्टर है या 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल अरे है, यहाँ आप सादा लफ्जों से इसे एक टेबल ही समझ लें जिसकी रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो फिर आपके पास जब डाटा टेबल आ जाता है तो उसको आप फर्दर जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। ये है बेसिक कनेक्शन बनाने का तरीका और कनेक्शन एग्जीक्यूट करने का तरीका। तो जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन उस डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगा, इस MyDB के साथ, और इस कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट होगा। यहाँ पे जो क्यूरी हम इसको पास करेंगे वो क्यूरी बेसिकली इसके ऊपर एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे वो क्यूरी चला के हमें वापस रिटर्न कर देगा एज ए डाटा टेबल। ये वाला टी जो ऑब्जेक्ट है ये वापस भेज देगा। तो ये फंक्शन जो भी कॉल करेगा ये उसे क्यूरी मांगेगा और आपके डेटाबेस के ऊपर वो क्यूरी एग्जीक्यूट करके डाटा टेबल वापस रिटर्न करेगा। उस डाटा टेबल को आप जो है वो मल्टीपल जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सादा सी इसकी दिखाता हूँ कि ये फंक्शन कहाँ पे यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे लाइक ये मैंने एक अपने प्रोग्राम के अंदर एक दिखाया है कि मुझे एक्चुअल में चाहिए सारी की सारी क्लासेस। इस कोड के अंदर जो मैंने इधर रखा है जितनी क्लासेस हैं वो सारी की सारी रिटर्न करेगा ये वाला फंक्शन गेट ऑल क्लासेस। अब यहाँ पे देखें मैंने क्यूरी जो है वो हार्ड कोड की हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने क्यूरी लिखी है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आईडी फ्रॉम टी ऑब्जेक्ट वेयर टी ऑब्जेक्ट टाइप इज इक्वल टू क्लास एंड टी ऑब्जेक्ट स्टीरियोटाइप इज नल, ठीक है। तो ये हमें सारी की सारी क्लासेस रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे देखें ये मैंने जस्ट इसे क्यूरी पास की है और ये फंक्शन वापस क्या कर रहा है डाटा टेबल। अब ये गेट क्लासेस जो है ये आगे फर्दर बड़े फंक्शंस में इस्तेमाल हुआ है मल्टीपल जगहों पे। इसकी भी अगर हिस्ट्री देखना आप चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक ये गेट ऑल क्लासेस का काउंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर मैंने गेट ऑल क्लासेस की रो काउंट जब किया है तो मुझे पता चल गया है कि इस क्लास को सोर्स कोड के अंदर टोटल कितनी क्लासेस हैं। और फर्दर इस फंक्शन को आगे फर्दर मैंने कहीं और यूज़ किया होगा किसी और पैटर्न को फाइंड करने के लिए। तो ये है बेसिक फ्लो ऑफ एग्जीक्यूटिंग any query on your database created with the help of enterprise architect using reverse engineered source code। तो यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेरी है तो काइंडली यू कैन आस्क मी।
हेलो, हेलो, आवाज आ रही है सारों को? जी जी आ रही है। जी आ रही है बस। तो जी, अभी कोई क्यूरी है तो काइंडली मुझे बता दें। जी सर, ये तो हमें जब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद तब कुछ क्वेरी जनरेट होगी। ठीक है, ये मैं आपको अब वो भी आप कह रहे थे कि कनेक्शन कैसे करना है, ये मैंने आपको दिखा दिया। ये प्रोजेक्ट मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा MS का प्रोजेक्ट था, हमने काम किया था इस पे भी एसोसिएशन पे। तो ये बेसिकली चल पड़ी है वो। ठीक है, एक बड़ा बेसिकली ये तो काफ़ी कम्प्लेक्स है। सादा लफ्ज़ों में ये जो है आपकी जो है ना वो एप्लीकेशन है, इसको आप अपने एड इन के अंदर से कॉल कर सकते हैं और अपने एड इन के जो फॉर्म हैं उनके अंदर आप किस तरीके से जो है ना वो चला सकते हैं। ठीक हो गया जी। अगर इस किसी को आगे फर्दर कुछ पूछना है तो काइंडली लेट मी नो। ये मेरा जो तरीका है SQL सर्वर के थ्रू एड इन के साथ कनेक्शन का, इसके अंदर किसी को कोई सवाल है तो काइंडली मुझे बता सकते हैं आप। जी स्टूडेंट्स ये देख लें, इसमें कोई हेजिटेशन ना फील करें। ये आपके लिए ही सेशन मैंने अरेंज किया है, तो ऑफ कोर्स ये काम तो प्रैक्टिस से होना है और ये आप करेंगे तो फिर ही आप इसमें कंफर्टेबल होंगे। ये इन्होंने स्टेप्स आपको सारे बता दिए हैं। इसमें देखो लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। आप किसी भी VB में जाना चाहें, आप C# में बनाना चाहें, आप जावा में बनाना चाहें, तो मोर और लेस चीजें जो है वो सेम है। जस्ट लैंग्वेज का सिंटैक्स ही जो है वो वेरी करता है। तो इसमें कोई बात करना चाहते हैं तो फील फ्री। बाकी ये हमारे पास मैं आपको थोड़ा सा फर्दर बता देता हूँ। हमारे जो डेटाबेस है इंटरप्राइज आर्किटेक्ट, इसके टेबल का मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टेबल बता देता हूँ, आपको लाइव क्यूरी करके दिखा देता हूँ। आप डायरेक्टली भी इन फाइल को ओपन करके SQL सर्वर के अंदर अपनी क्यूरीज पहले टेस्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर लिखने से पहले, और उनके रिजल्ट डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे टेबल होते हैं। जब भी आप डेटाबेस इंपोर्ट कर लेते हैं या आप एक्सेस में ओपन करेंगे तो उस डेटाबेस के अंदर टेबल के टैब के अंदर बहुत सारे टेबल मौजूद हैं। इन टेबल्स में जितने भी टेबल्स हैं जो आपके काम के टेबल हैं वो T से स्टार्ट होते हैं। T_ एट्रीब्यूट, T_ कंस्ट्रेंट, और ये सारे के सारे टेबल जो हैं इनके अंदर बड़ी सारों के अंदर कुछ ना कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मौजूद है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है वो है T_ ऑब्जेक्ट का। ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद होगा, ये टेबल है। अगर आप इस टेबल को खोल के देखें, आप इसको डबल क्लिक कर लें या आप इसकी टॉप 100 रोज निकाल लें तो यहाँ पे आपको इसका सारा स्ट्रक्चर भी नज़र आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि टेबल के अंदर डाटा EA किस तरीके से स्टोर कर रहा होता है। तो EA जितनी भी क्लासेस होती हैं और जितने भी ऑब्जेक्ट उससे मिलते हैं वो उनको एक ऑब्जेक्ट ID के साथ यहाँ पे शो कर रहा होता है। ये उसको ऑब्जेक्ट ID का नंबर देता है, हर एक को यूनिक नंबर देता है। ये प्राइमरी की है, ये डुप्लीकेट नहीं होती। उसके फौरी बाद ऑब्जेक्ट की टाइप बताता है। यहाँ से आपको पता चलता है कि इस ऑब्जेक्ट ये EA ने क्या रिवर्स इंजीनियर किया है। तो यहाँ भी देखिए क्लियरली नजर आ रहा है कि ये दो इंटरफेस उसने जो है ना रिवर्स इंजीनियर की हैं और ये उसने क्लासेस रिवर्स इंजीनियर की हैं। ये पैकेज है, जावा के अंदर पैकेजेस होते हैं और ये देखें सारा कुछ इस तरीके से। ये आगे फर्दर डायग्राम ID है, ये का ये इतना यूजफुल नहीं है, और ये है उस ऑब्जेक्ट का नेम, एक्चुअल फाइल नेम या क्लास नेम।
उसके बाद इस टेबल के अंदर और बड़े सारे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, लाइक स्टैटिक और मुख्तलिफ चीज़ें, क्रिएट कब हुई थी, टारगेट क्या है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 चीज़ है इस टेबल के अंदर वो है जेन टाइप, ठीक है, और जेन फाइल, ठीक है। किस टाइप की ये फाइल जनरेट हुई है, ये बेसिकली जावा है, और ये उस फाइल का टोटल एड्रेस है जिस फाइल के अंदर से उसने वो क्लास एक्चुअल में रिवर्स इंजीनियर की है। तो ये वो फाइल है symbol.java। तो रिमेंबर, जावा की एक फाइल के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, मल्टीपल इंटरफेसेस हो सकती हैं। तो अगर आपने सोर्स कोड तक एक्सेस करना है तो यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस दिया गया होता है कि इस नेम की जो क्लास है इंटरफेस सिंबल, ये बेसिकली यहाँ पे इस फाइल के अंदर मौजूद है, ठीक। तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, सोर्स को डायरेक्टली उठा सकते हैं उसको रेगुलर एक्सप्रेशन से। अगर आप फर्दर जो है वो डील करना चाहें, उसके अंदर से कुछ ढूंढना चाहें, वेरिएबल, लोकल वेरिएबल अलहदा करना चाहें, लोकल फंक्शन या फंक्शन काउंट करने हो वो करना चाहें, या आगे फर्दर हायरार्की काउंट करनी हो इनहेरिटेंस की, तो वो आप यहाँ से सारी की सारी पहले क्लासेस निकालते हैं और उसके बाद आप जो है वो बताते हैं उनको। उसके बाद फर्दर इस टेबल के अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल हैं, जो मैं आप कुछ हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उनमें एक है टी कनेक्टर टेबल, और यहाँ पे ये टेबल है, ये टी कनेक्टर है। इसके अलावा आपके पास एक और ऑपरेशन का टेबल है। सबसे पहले ये ऑपरेशंस का देख लें, उसके बाद आप कनेक्टर्स का देख लीजिएगा। तो इसको भी आप अगर आप देखेंगे तो इस के अंदर आपको नज़र आएंगे ऑपरेशन, और ये है हमारे ऑब्जेक्ट का। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो मुख्तलिफ टेबल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। तो देखें, इस टेबल के अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस जो हैं, उसको जितने भी ऑपरेशन सोर्स कोड के अंदर से मेथड जितने भी उसको मिले हैं उसने उनको पास कर दिया है और ऑपरेशन आईडी दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ऑब्जेक्ट आईडी। ये बेसिकली फॉरेन की है जो कि टी ऑब्जेक्ट के अंदर से ली गई है, जो बता रही है कि ये फंक्शन, इस नेम का फंक्शन इस क्लास का है, ठीक है। और इसका स्कोप प्रोटेक्टेड है, इसकी टाइप ये बेसिकली रिटर्न टाइप है, ये आई इनमरेशन रिटर्न कर रहा है। ये स्टैटिक अगर होता तो यहाँ पे 1 होना था, जैसे कि ये लिखा हुआ है। इसी तरीके से और भी ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है या नहीं है, और बड़ी सारी इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है ये मौजूद है। ये मेरे सुपर पार्सर ने ये एक फंक्शन अलग से ऐड किया है, ये इसके अंदर पहले मौजूद नहीं होता। ये ऑपरेशन का सिग्नेचर भी हमने कैलकुलेट किया था अलग से। तो ये के अंदर ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से टी एट्रीब्यूट है, एंड बाकी जो आपके फंक्शंस हैं इस पूरे डेटाबेस के अंदर, ये बाकी और भी बड़े सारे टेबल हैं, टी वाले टेबल, जिनको आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट क्यूरी करना चाहें तो राइट क्लिक करके न्यू क्यूरी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टी अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आप क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे के सारे रिजल्ट नज़र आ जाएगा। इसी तरीके से आप ज्वाइन लगा सकते हैं, आप फिल्टर कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप की क्यूरीज आप लगा सकते हैं। तो ये था आपका जनाब ओवरऑल प्रोजेक्ट। आई होप कि आपको आसानी हो गई होगी। ये प्रोजेक्ट अब आप कर लेंगे, और कोई क्यूरी अगर आपकी है तो काइंडली लेट मी नो। जी स्टूडेंट्स प्लीज इसको देख ले। इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको, जो है ना, बड़ी डिटेल के साथ।
तो इसको जाके करें। और अभी कोई क्वेश्चन है तो ये 5 मिनट तक सेशन बस रहेगा, उसके बाद फिर हम वाइंड अप करते हैं। जी सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी जी। सर ये जो लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपने सोर्स कोड में से लाइक फॉर एग्जांपल एसोसिएशंस जो है वो नंबर ऑफ एसोसिएशन निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक तो उसका या फॉर एग्जांपल मैं नंबर ऑफ क्लासेस का पता करना चाहता हूँ। तो एक तो उसका तरीका ये था कि लाइक फॉर एग्जांपल हम कोई रेजिक्स की एक क्यूरी लिखते हैं और उससे हम डायरेक्ट जो है वो निकाल देता है। लेकिन दूसरा उसका ये तरीका है जो कि अभी सर ने हमें एक्सप्लेन किया है। अब इसमें ये जो बिल्कुल लास्ट पे चीज़ है, लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई एसक्यूएल की क्यूरी लिखते हैं और वो आपका जो डेटाबेस इंपोर्ट किया होता है आपने अपने एसक्यूएल में, उसके ऊपर वो रन करके आपको सारी चीज़ें बता देता है। ये भी सर करेक्ट है? और इसको बेसिकली अगर हम क्लिक से करना है इसको सर, ये मैंडेटरी है कि लाइक फॉर एग्जांपल हम जो है वो अपने जो हमारा एडइन बना हुआ है उसके अंदर हम क्लिक करें तो वहाँ पे हमें ये सारी की सारी चीज़ें शो हों, या हम ये डायरेक्ट क्यूरी के थ्रू भी इसको बेसिकली हम फेच कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन? इस अगर देखें इसमें फवाद, जो ये प्रोसीजर है ना एसक्यूएल के थ्रू क्लासेस और इनका काउंट और दूसरी चीजें, ये प्रेफर्ड मेथड है, ये प्रेफर्ड मेथड है, ये एक्यूरेट है, जी ये जी फास्ट है, तो इसको प्रेफर करें। सर, मेरा बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था कि लाइक इस तरह भी ये इंटरफेस खुला हुआ है, हम यहाँ पे क्यूरी लिख के हमारे पास नीचे जो आएंगे फॉर एग्जांपल के नंबर ऑफ इंटरफेसेस इतने हैं, नंबर ऑफ एसोसिएशंस इतनी हैं, या जो भी हमारी आगे हम मतलब नंबर ऑफ जनरलाइजेशन मैं समझ इतनी गया है। हूँ आपकी बात, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जी यहाँ जी पे आप बेसिक क्यूरी लिख सकते हैं, ठीक है। लाइक जी अगर जी आप यहाँ पे मैं कहता सर आपको कहते हैं इनहेरिटेंस हायरार्की बताएं कि कितनी डेप्थ ऑफ इनहेरिटेंस है कितनी इस कोड के अंदर, तो वो आपकी सिंगल क्यूरी से नहीं निकलेगी। उसके लिए आपको सोर्स कोड के अंदर से आपको मल्टीपल क्यूरीज लगानी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे कोड बनाया हुआ है डेप्थ ऑफ इनहेरिटेंस का और इनहेरिटेंस हायरार्की का भी। तो आप एक क्यूरी तो लगा सकते हैं सादा में, आप ऑब्जेक्ट कितने ये पता लगा सकते हैं। और ये जो ईए के ऑब्जेक्ट आप काउंट करेंगे ना, ये रेगुलर एक्सप्रेशन से बहुत ज्यादा जो है वो एक्यूरेट है, क्योंकि ये पार्सर है। और रेगुलर एक्सप्रेशन की आपको लिमिटेशन ऑलरेडी पता है कि उसकी लिमिटेशन क्या होती है। तो कुछ चीजें आप सिंगल क्यूरी से कर सकते हैं, जहां पे आपको मल्टीपल क्यूरीज लगाने की जरूरत पड़ेगी वहां पे आपको सोर्स कोड को आप डायरेक्टली उससे नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको फिर इधर आना पड़ेगा प्रोग्रामिंग के अंदर। समझ आ रही है ना आपको? आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। जी जी जैसे देखे ना, इन्होंने सही कहा है, आपने कोई पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, आपको एक एक पैटर्न भी दिया गया है, तो वो एक क्यूरी से तो नहीं ना होगा, उसमें तो मल्टीपल क्यूरीज आपको जो है वो लगानी पड़ेगी, तो वो कोड के अंदर ही पॉसिबल है। हाँ जी, उसके अलावा वो नहीं हो पाएगा आपका। ये बाकी लोग खामोश हैं, इनको समझ आ रही है या ये बस जो है ये खामोशी क्या शो कर रही है, या सारी समझ आ रही है या कुछ भी नहीं आया? लेकिन लाइक ये फंक्शन है, सर ये है, समझ आ गया काफी। ये फंक्शन है हैज एसोसिएशन विद क्लास और क्लास ए और क्लास बी। तो हम एक क्लास के साथ या दूसरी क्लास के साथ अगर देखना चाह रहे हैं कि उसकी एसोसिएशन है या नहीं, तो उसके लिए हम ये फंक्शन मल्टीपल टाइम इन लूप कॉल करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी क्लासेस सोर्स कोड के अंदर हैं जिनकी आपस में लिंक है, जिनका आपस में एसोसिएशन है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंगल क्यूरी तो नहीं लगानी पड़ेगी, ना सिंगल क्यूरी काम करेगी। आप सारी की सारी क्लासेस पहले इकट्ठी करेंगे, उसके बाद एक एक क्लास इसको देते जाएंगे और इसको कहते पूछते जाएंगे कि हाँ इसकी कोई एसोसिएशन है या नहीं। अगर होगी एसोसिएशन तो आपको पता ये बता देगी रिटर्न कि चूंकि ट्रू में या फॉल्स में रिटर्न करेगी। तो इस तरह के और भी बड़े सारे आप काम जो हैं वो विदाउट सोर्स कोड के नहीं कर पाएंगे।
तो ये इकरा है, हफ्सा, इन्होंने भी कई दफा रिक्वेस्ट की थी, तो अभी ये कोई सवाल नहीं पूछ रही। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी 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 जी। कुछ सर जैसे आपने अभी बताया कि हमने अगर 2 क्लासेस के दरमियान एसोसिएशन देखनी है, तो उसके लिए जी जी आपने बताया अगर फॉर एग्जांपल हमने ओवरऑल सोर्स कोड में से डिफरेंट टाइप ऑफ एसोसिएशन जैसे हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा है, वो भी हम क्यूरीज के थ्रू कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यूरी से ही होंगी, डेफिनेटली वो क्यूरी से ही होगी। और एसोसिएशंस ऑलरेडी इंटरप्राइज आर्किटेक्ट जो है वो एट्रीब्यूट्स लेवल पे, यानी कि जो पब्लिक जो किसी भी क्लास के एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, जो जिनको आप कहते हो कि उस क्लास का हिस्सा है ऑब्जेक्ट का, उस लेवल पे जो एसोसिएशन है वो ईए के अंदर ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है। जो लोकल वेरिएबल के थ्रू एसोसिएशन होती हैं वो ईए जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। ठीक है, तो आप ईए के टेबल्स की मदद से ही वो कर सकते हैं। टी एट्रीब्यूट का एक टेबल है और टी ऑब्जेक्ट का एक टेबल है। इन दोनों पे आप वर्क करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कौन किस तरह की क्यूरीज लगा के तो वो देख सकते हैं एसोसिएशन। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वेलकम। सर एक क्वेश्चन था कि सर ये जो आपने क्यूरीज लिखी हैं एसक्यूएल में वो वहीं पे रन हो रही हैं, तो ये तो इंटरप्राइज में जाके लाइक एडिन के थ्रू मतलब के बटन क्लिक करके वहां से मतलब हम इन्हें फेच नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे जाएं एडिन के अंदर, यहाँ पे आपका एडिन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप इस फंक्शन के अंदर ये लिखा हुआ गुड बाय कॉन्सेप्ट, इसको आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करें, यहाँ से आपका फॉर्म रन हो जाएगा आगे, जो मैंने शुरू में बताया, ठीक है। जब आपका फॉर्म रन हो जाएगा तो आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी, जो कि जिस तरह से ये मेरी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन में आप इस तरह से जब करेंगे तो ये सारी क्यूरीज देखें रन हो रही हैं और प्रोसेस भी हो रही हैं, या फंक्शन पैरामीटर्स वगैरह एक्सेस हो रहे हैं डेटाबेस पे बैक एंड पे, और वो सारा कुछ एक्सेस हो रहा है, और ये सारी की सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। आपका मकसद पूरा हो जाएगा। एडिन के अंदर से आप ये एप्लीकेशन चला लें और उसके बाद अपनी एप्लीकेशन में आप जो मर्जी कर लें। मतलब बेसिकली सर जो सारा मतलब कोडिंग और वो हमने क्यूरीज लिखनी है वो सारी विजुअल के कोड में लिखनी है, वहां से सिर्फ हम फॉर्म जो है उसको कॉल करेंगे। देखिए आप क्यूरीज कहीं पे लिख सकती हैं, टेस्ट कर सकती हैं, रन कर। बेसिक मकसद एप्लीकेशन बनाने का ये है कि आप लाइक पैटर्न डिटेक्ट करनी है, कोड स्मेल डिटेक्ट करनी है, वो आप सिंगुलर क्यूरी से नहीं कर पाएंगी, डायरेक्ट एसक्यूएल सर्वर में नहीं कर पाएंगी, ठीक है। उसके लिए आपको एक क्यूरी रन करनी है, उसका रिजल्ट लेना है, उसको फॉर लूप से प्रोसेस करना है, फिर उसके रिजल्ट में जो बाकी बचेंगे ऑब्जेक्ट उनको फिर क्यूरीज के अंदर डालना है, फिर उनसे क्यूरी करनी है, जो रिजल्ट निकलेगा फिर उसको दोबारा से प्रोसेस करना है फॉर लूप की मदद से, और इस तरह से आप अपनी काम जो है वो करती हैं। बिलावल जो बात ये पूछ रही है ना, जी वो सर। मैं थोड़ा सा और उसको जो है ना वो क्लैरिफाई कर दें। मेरा ख्याल है अगर आपके पास सेटिंग है तो वहां कोड के अंदर जो कोई क्यूरी आपने लगाई हुई कोई सादा, उसका रिजल्ट इधर इंटरप्राइज आर्किटेक्ट पे डिस्प्ले करके इसको दिखा दें इनको, या कोई बिल्ट इन आपके पास ऑलरेडी है। सर मेरे पास जो एप्लीकेशन जो मेरी है ना, इसको बेसिकली मैंने डिबगिंग की पर्पस के लिए ना सेपरेट रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये अगर मैं डायरेक्ट इंटरप्राइज आर्किटेक्ट के अंदर रखूंगा ना सर, तो वो प्रॉपर डिबग नहीं होती। मैंने एक सादा सी इंटरफेस इनको दिखा दिया और इसे फॉर्म रन करके भी नहीं दिखा दिया कि देखें ये फॉर्म है, ये देखिए ये फॉर्म रन हो गया ना, ये सादा, ठीक है। अब ये वाला फॉर्म डायरेक्टली इंटरप्राइज आर्किटेक्ट के अंदर इंटरफेस से रन हुआ है, ठीक है। तो इस फॉर्म के ऊपर आप अपनी सारी एप्लीकेशन बिल्ड कर सकती हैं जो कि इस सोर्स कोड को आगे मैनिपुलेट कर रही है। ये जो सोर्स कोड है आपका, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, ये बेसिक तो तरीका यही है। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी जी। कि जो कोड स्मेल की डिटेक्शन है वो इंटरप्राइज के जरिए तो हो जाएगी, तो क्यूरी के जरिए भी हो जाएगी? कोड स्मेल कुछ तो हो जाएंगी लेकिन कुछ नहीं हो पाएंगी, ठीक है। लाइक गॉड क्लास है तो उसको आप कैसे करेंगे, उसके अंदर सोर्स कोड की लाइनें काउंट करनी पड़ती हैं, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको सोर्स कोड लेवल तक जाना पड़ेगा।
ठीक है सर। जी स्टूडेंट्स, कोई और क्वेश्चन, वरना फिर सेशन जो है ना उसको हम वाइंड अप करें। सर आप ये टेम्पलेट कह रहे थे प्रोवाइड कर देंगे कनेक्शन वगैरह के, वो प्लीज फिर शेयर कर दीजिएगा। अभी यहाँ तो पे माशाल्लाह काफी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त जो है ना। शुरू में तो मैं देख रहा था कम थे, लेकिन इस वक्त जो है वो सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस है। ठीक सर, इधर से मैं कुछ शेयर कर सकता हूँ? जी स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है कोई नहीं, आपका क्वेश्चन है तो अब एक दो जनरल बातें सिर्फ मैं कर देता हूँ आपसे। वैसे तो वो डिपार्टमेंट अनाउंस करेगा ऑफिशियली, लेकिन ऑफ कोर्स मेरे पास एज ए हेड सारी चीजें अप्रूव होके जाती हैं, तो वो मेरे नॉलेज में होती हैं। तो एक तो आपका जो फाइनल एग्जाम है उसका ग्रेजुएट एडवाइजरी में हमने फैसला कर लिया है, और वो आपका जो है 10 या 11 से शुरू हो जाएगा। वो डीन को हमने भेजा हुआ है अप्रूवल के लिए, क्योंकि ये ऑनलाइन में अप्रूवल बहुत ज्यादा जो है वो रिक्वायर्ड है डीन से, चेयरमैन से और लोगों से। तो वो होपफुली आपका एग्जाम जो होगा वो एक वीक के अंदर हो जाएगा, और उसमें वही हमने तरतीब रखी है कि जिस दिन आपकी क्लास होती है उसी दिन ही आपका वो पेपर होगा। तो वो ऑफिशियल डेट शीट आपके पास जो है वो आ जाएगी। तो इसके बाद अब जो दूसरी बात है वो आपका ये जो प्रोजेक्ट है रिवर्स इंजीनियरिंग का, इसकी हमने एवेल्युएशन जो है वो करनी है। तो अब देखें ना, नेचुरली तो इसका टाइम आपका मई का एंड पे था, अब आपको जून भी मिल गया, जुलाई भी मिल गया, अब अगस्त भी जो है वो आने वाला है। तो इसको भी मैं सोच रहा हूं कि हम अब जो है ना अगले वीक में एवेल्युएट कर लें। तो इस पे कोई कमेंट आप करना चाहें तो वो कर लें, ताकि इस पे हम एक डिसीजन कर लें। तो चले, मैं ये बिलावल जो है इसने टेक्निकल सेशन आज आपके लिए किया, और इट रिमेन वेरी यूजफुल एंड आई होप प्रोडक्टिव फॉर यू। जो भी आपके क्वेश्चंस थे काफी मेरा ख्याल है वो रिजॉल्व जो है वो हो जाने चाहिए। तो एट द एंड आई वुड लाइक टू थैंक बिलावल, हमारा स्टूडेंट है लेकिन फिर भी जो सर भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है तो उसको मैं हमेशा जो है वो अप्रिशिएट जो है वो करता हूँ। तो इसको सर, इट्स मैंने ऑनर फॉर 2-3 मी। दिन का ही टाइम दिया था, तो इसने जो है वो मैनेज किया, क्योंकि ये चीजें काफी ना रिकॉल करनी पड़ती हैं जो पहले से काम किया हुआ होता है। जी सर। तो आई एम थैंकफुल टू हिम, और होपफुली मतलब एमएस स्टूडेंट्स को मैं यही गाइड जो है वो करता हूँ कि वो पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ जो है ना वो एसोसिएट हूँ, तो उसमें फिर कंबाइंड और जॉइंट रिसर्च के अंदर सबको जो है वो बेनिफिट होता है। तो इस चीज पे भी आप सोचें कि आप जिन्होंने एमएस का थीसिस जो है वो अच्छा करना है, वो पीएचडी स्टूडेंट के साथ जो है वो कनेक्ट जो है वो हो जाए, उसमें दोनों का काम जो है वो हो जाता है। जैसे ये बिलावल है, इसकी मिसाल आपको मैं देता हूँ कि ये मेरा पीएचडी स्टूडेंट पहले था, डॉक्टर जैगम पीएचडी कर चुका है, तो उसके प्रोजेक्ट के अंदर इसका एमएस के थीसिस की एक अहम कंट्रीब्यूशन थी। तो इस तरह मैं मतलब ये यूरोप के अंदर मॉडल्स हैं, यहाँ पे अभी पाकिस्तान के अंदर इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन मैं अपने एंड पे इस पे काफी मैंने देखा है कि इसमें सक्सेसफुल रिजल्ट्स हैं, और इसमें दोनों स्टूडेंट्स को जो है वो फायदा होता है, क्योंकि पीएचडी का एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो उसमें एक हिस्सा अगर जो है वो एमएस का स्टूडेंट कंट्रीब्यूट कर देता है, तो उसको भी एक तो प्रॉब्लम एक तरह का बना बनाया मिल जाता है, क्योंकि पीएचडी स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम को तो आइडेंटिफाई किया होता है, तो उसमें आप एक स्मॉल पोर्शन या एक यूनिट के तौर पर कंट्रीब्यूट जो है वो करते हैं। तो ये जर्मनी में मैं था तो उसमें ये मैंने प्रैक्टिस देखी थी, जो मैं यहाँ पे भी फॉलो करवा रहा हूँ, क्योंकि वहां तो एक पीएचडी के साथ 5-5-6 एमएस के जो स्टूडेंट थे वो कनेक्ट होते थे, और वो
एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते थे। तो ये चीजें मैं बादल यहाँ पे भी चाहता हूँ, और मेरे तीनों जो पीएचडी के स्टूडेंट निकले हैं इनके साथ सक्सेसफुल स्टोरीज हैं। हर एक के साथ एक या दो एमएस के स्टूडेंट्स को मैंने कनेक्ट किया था, और उन्होंने सक्सेसफुली अपना एमएस अच्छे किए हैं, फिर उनको पब्लिकेशन में भी शामिल कर लिया गया, उसका भी फिर फायदा हो जाता है। और ये मैं बार बार आपको बताता हूँ कि एमएस के अंदर जब आप एक पब्लिकेशन कर लेते हैं तो आप पीएचडी के लिए जाएंगे तो आपको वहां पे इसका रिवार्ड जो है वो नजर आएगा, और आपको इसका सही बेनिफिट जो है उसका वहां पे पता चलेगा। तो इसमें ऑफ कोर्स एफर्ट तो करनी पड़ती है, लेकिन उसमें बेनिफिट इन द लॉन्ग रन जो है वो बहुत बड़े होते हैं। तो दैट्स ऑल जी, दैट्स ऑल। ये बिलावल को मैं अगेन कहूंगा कि इसको जो है आप सब की तरफ से जो है वो वी आर थैंकफुल। तो सर बिलावल आप जो है वो क्विट होना चाहे तो हो जाए, इनसे सिर्फ मैं ये एक डेट डिसाइड कर लूं जो इनके प्रोजेक्ट की एवेल्युएशन की है। सर वो कनेक्शन वाली फाइल शेयर कर दें डेटाबेस की जो एसक्यूएल के लिए टेम्पलेट। जी सर, शेयर कर दूं मैं एक। जी स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आई है सारी? यस सर, आई है आवाज। आपको नहीं शायद हमारी आवाज आ रही। हेलो सर मुझे आवाज आ रही है। मैं आपके साथ ना वो कनेक्शन का जो कोड है और वो दो क्लास। हेलो आपको आवाज नहीं आ रही। यस सर। ये Hello. एक एक्सपर्ट है इसका एक हिस्सा, और बाकी हिस्सा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ 1 मिनट में। एक्सक्यूज मी सर। तो ठीक है फिर स्टूडेंट्स, मैं फिर फैसला खुद ही कर लेता हूँ। आपने नहीं कोई बोलना तो फिर मैं इसका स्केड्यूल जो है वो खुद डिसाइड करके आप मेल कर दूंगा। सर बोल रहे हैं आपको बात नहीं आ हेलो रही। सर। सर हम बोल रहे हैं मेरे को लग रहा है Sir आवाज has left. Sir has left the session. I think so. Yes. एग्जाम्स के बारे में भी पूछना था। के दोबारा ज्वाइन एग्जाम्स करना के एक सर हैं। मैं सर को कहता हूँ है अभी। हाँ एग्जाम के बारे में टाइप पूछना कर था कि दें वो होना मैसेज। कैसे। लो सर आपको आवाज हेलो आ रही हमारी। लो सर मैं जाने लगा हूँ अब। थैंक यू, और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है सर आपने ये किया, और थैंक्स टू एवरीबॉडी हु लिसन। आई होप के दिस विल हेल्प। थैंक यू ऑल। सर आपको आवाज नहीं आ रही हमारी। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? सर कह रहे किसी भी स्टूडेंट की आवाज नहीं आ रही उन्हें। कोई सर को कॉल कर दे। हेलो यस सर। हेलो सर।
सर ने लेफ्ट कर दिया। सर मैं रिज्वाइन, मैंने सर को व्हाट्सएप पर बोला तो है। लो। यस सर, सर आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आई है। आपकी ब्रेक हो गई थी, क्या रीजन बनी है? यस सर, आपकी आवाज आ रही थी हमें, लेकिन आपको हमारी नहीं आ रही थी किसी की भी। हाँ हाँ, कोई ये मसला बना है। तो सर वो हम एवेल्युएशन जो एग्जाम्स के बारे में पूछ रहे थे कि क्राइटेरिया थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, ऑनलाइन कैसे होगा मतलब, और कितना टाइम होगा सारा मतलब। टाइम 3 घंटे होगा जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, स्टैंडर्ड टाइम होगा। बाकी जो फॉर्मेट है वो हर टीचर अपना डिसाइड करेगा कि उसने किस टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है सर। और सर 3 घंटे एग्जाम का होगा तो अपलोडिंग का भी टाइम होगा अलग से, क्योंकि अपलोडिंग में भी टाइम लगेगा जाहिर है। हाँ वो कोई 5 मिनट दे देंगे आपको, 5 मिनट आपको दे देंगे उसके लिए। सर बस 5 मिनट? सर आपका एग्जाम तो वैसे ही बहुत लेंथी होता है। और सर पेपर ओपन बुक होगा या मतलब क्या उसका पैटर्न क्या होगा एग्जाम का? नहीं, ओपन बुक के लिए तो 3 आवर्स कम है, वैसे भी ओपन बुक तो नहीं होगा शायद। ओपन बुक नहीं होगा बेटा, ओपन बुक तो फिर लंबा टाइम दिया जाता है ना। ये ऐसे ही समझें जैसे ना आपका फिजिकल एग्जाम होता है, उसी पैटर्न पे होगा। जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ा है वो वही एक्सपेक्ट करें जिस तरह फिजिकल आपका एग्जाम होता है। यस सर। तो सर बहुत पेपर लेंथी आपको होने वाला वर्ड है। फाइल में सबमिट करवाना होगा? जी जी बिल्कुल, आप उसको गूगल फॉर्म के थ्रू आपके पास आएगा, या वैसे आपको कहा जाएगा किसी भी शीट पे उसको आप करें और उसको अपलोड करें। वो गाइडलाइन जो है ना रिटर्न, वो आपसे हम शेयर कर लेंगे, वो डिपार्टमेंट शेयर करेगा आपके साथ सारी टूल कौन सा यूज होना है। और इसी तरह बाकी हर टीचर से पूछ लें कि उसने पेपर का फॉर्मेट क्या रखना है। और सर प्लेजरिज्म का क्या मतलब? प्लेजरिज्म तो बेटा अब ये जिस तरह का इस वक्त सूरत हाल है, इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन एमएस के स्टूडेंट से तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उनकी एक अप्रोच जो है वो अंडर ग्रेड से जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि प्लेजरिज्म से बंदा नंबर ले जाता है तो मेरा ख्याल है वो बंदा जो है वो अपने अंदर सेटिस्फाई नहीं होता। तो आई विल से कि एमएस का स्टूडेंट मैच्योर होता है तो उसको इस तरह जो है ना इस पे अवॉइड ही करना चाहिए। और सर सर मैथ्स प्रोजेक्ट की डेट जो है वो एक्सटेंड कर दें। क्या एक्सटेंड करें सर ये जी बहुत आप? कम टाइम। सर एक वीक एक्चुअली हम लोग लड़कियां हैं, आपस में एक दूसरे को मिल भी नहीं सकती हैं, और दूसरा ये कि कोई एक शहर में दूसरे शहर में, तो हमारा कनेक्शन भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो आप प्लीज थोड़ा एक्सटेंड कर दें। बेटा आप लोगों को देखें असूली तौर पर तो 2 महीने 2.5 ज्यादा मिल चुके हैं। तो सर ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ये एवेल्युएशन और ये इम्तिहान ले चुके हैं, ये सारे डिपार्टमेंट कर चुके हैं। हमने मैक्सिमम टाइम दिया है अपने बच्चों को जितना जी हमारे सर। पास था। तो 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि ये आपके एग्जाम से पहले एवेल्युएशन हो जाएं, अगर नहीं होती तो फिर एग्जाम के फौरी बाद मुझे रखनी पड़ेगी। जी सर वो ठीक है, एग्जाम सर की फौरन एग्जाम बात की कर लें। फौरन बात कर लें। यस सर फौरन बात कर लें। यस सर, अब तो हमने एग्जाम ही पावर ग्रिप से तो प्रिपेयर करते हैं। सर हमने पावर ग्रिप से तो कर लिया था, लेकिन अब ये एसक्यूएल के थ्रू करना है, तो बस इसके लिए थोड़ा टाइम आपसे मांग रहे हैं, वरना और ईद वाला कोई वीक तो सर ऐसे ही निकल जाएगा। और चले ठीक है कोई नहीं मसला। आप फिर एग्जाम की अब तैयारी करें, और फिर मैं एग्जाम के बाद स्केड्यूल जो है ना डेट शीट वगैरह पे आपसे कम्युनिकेट कर लूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है सर। फाइनल एग्जाम की सर जो एग्जाम मार्क्स फ्लाइट में से ही होगा ना? डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम ही है? किसके मार्क्स, किसकी बात कर रहे हैं? फाइनल के सर मार्क्स की जो ऑनलाइन वेटेज है वो वही है ना?
50 वही मार्क्स का ही है, होगा। 50% वेटेज आपके टर्मिनल की होगी, 25% का आपका मैं मिड टर्म ले चुका हूं और 25% आपका प्रोजेक्ट होगा। ये स्टैंडर्ड है ना, मैंने तो आपको पहले दिन से बताया हुआ है। और Yes, सर sir. स्लाइड्स जो मतलब मिड्स के बाद वाली हैं वही इंक्लूडेड है फाइनल्स में, जो जी मिड के बाद हम एग्जैक्टली, लोगों ये ने तो सिलेबस। नहीं, अब मुझे नहीं याद मिड के बाद कितना हमने किया है, मुझे तो अब वो कुछ याद ही नहीं है कि मिड से पहले हमने कितना पढ़ा था और बाद में कितना पढ़ा है। तो असूली तौर पर तो ये अब पूरे कोर्स की एवेल्युएशन होनी चाहिए। सर वेटेज फिर 50% क्यों है? 100% कर दें फिर वेटेज। चले, मैं ना थोड़ा सा आपको रिलैक्स कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको ना जो आरी के हमारे पहले 3 लेक्चर्स हैं ये आप छोड़ दें, पहले 3 छोड़ दें और उससे अगले वाले सारे कर लें, क्योंकि मिड के बाद ना थोड़ा है कोर्स है, तो वो पूरा पेपर जो है ना एक स्टैंडर्ड का वो मैंने लेना है। तो 3 पहले लेक्चर छोड़ दें और उसके बाद जो अगला है वो कर लें। सर हमारे तकरीबन 14-15 लेक्चर्स हैं शायद आरी के टोटल। जी सर। नहीं नहीं, इतने सर नहीं। ऐसे तो बहुत ज्यादा, नहीं नहीं सर ऐसे बहुत ज्यादा हो जाएगा सर बाकी नहीं, क्योंकि हमारी कोई क्लास स्किप नहीं हुई थी लॉकडाउन में भी। नहीं, 12-13 लेक्चर्स हैं, 3 मैंने छोड़ दिए हैं, तो सर फिर भी बाकी बहुत ज्यादा हो जाएगा। सही है सर हाफ दे दें, देखें जो बनता है हाफ दे दें। मिड के बाद जितनी स्लाइड्स हम लोगों ने पढ़ी हैं वो ही बस। असल में ना मिड के बाद बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जो आपसे प्रोजेक्ट से रेलेवेंट है, जैसे वो पैटर्न्स हैं या स्मेल्स है और वो मामला है, तो उसमें एज सच वो मतलब है कि उस तरह का जो है ना वो पेपर में चीजें पूछी नहीं जा सकती, तो इसलिए मतलब है कि तो सर फिर वो बाकी वाली स्लाइड स्किप कर दो जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है हमारी। तो फिर बेटा तो बचेगा उसको क्या, प्रोजेक्ट फिर ले आपने लेंगे आप। इम्तिहान क्या सर वो देना तो है, आपने प्रोजेक्ट ले लेना है ना, उसकी फिर इवैल्यूएशन भी हो बचेगा क्या, जाएगी। फिर तो बचेगा ही कुछ नहीं। देखें ऐसा करते हैं जितने टोटल लेक्चर्स हैं ना उनके हाफ दे दें हमें जो बनता है उसूली तौर पर, क्योंकि 50% वेटेज है। ये सही है। इसको फिर इस तरह कर लें कि पहले 3 की बजाय 4 लेक्चर छोड़ दें, उससे आगे फिर आप कर लें। दिस इज फाइनल, इसके बाद मैं अब नहीं कोई बात करूंगा। सर 5 कर दें। नहीं जी नहीं, यस सर ठीक है 5। अब बस करो बेटा, अब नहीं है ये, इसमें ना वो बहुत सारे अगले पोर्शन के अंदर ना वो कोडिंग से रिलेटेड हैं, तो वो चीजें उस तरह पेपर में नहीं पूछी जा सकती, तो ये एक स्टैंडर्ड का पेपर होगा और इसकी आप तैयारी जो है वो करें, इंशाल्लाह मतलब बेहतर होगा। तो बहरहाल जी दैट्स ऑल, मैं नमाज का टाइम हो रहा है तो आई हैव टू लीव। तो मैंने अपनी बहरहाल बेस्ट कोशिश की कि आपको ये कोर्स बेस्ट वे से डिलीवर किया जाए। बाकी नो डाउट मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि ये ऑनलाइन टीचिंग जो है ये फिजिकल टीचिंग की रिप्लेसमेंट जो है वो नहीं है, इसमें लूप होल जरूर रहे। अगर फिजिकली हम चलते तो ये और इफेक्टिव होता, बट जो हमारे जिस तरह का इन्वायरमेंट था और जिस तरह की कंडीशंस आ गई थी उसमें हमने मतलब आपको बेस्ट जो है वो डिलीवर जो है वो किया है। तो थैंक यू, इंशाल्लाह इसके बाद भी मैं कोर्स ऑफर करता रहूंगा और आपने कोई पढ़ना चाहेगा तो यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज। Excuse me, sir. Excuse me, sir.